वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। बीपीएससी 72nd के लिए साइंस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके अंदर जैसे इवोल्यूशन हो रहा है क्वेश्चंस का, उसको देखते हुए साइंस बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है। अब ऐसे कि आप लूसेंट से पढ़ के जा रहे हैं या फिर किसी नोट से आप चीज़ें फैक्ट्स रट के जा रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि अब क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू नीड टू इवॉल्व योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इसलिए हम यहाँ पे 71st बीपीएससी का साइंस वाला सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे 71st में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और मैं बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करना चाहिए था। राइट, सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन ए वुडन बॉक्स। सो एक वुडन बॉक्स लेते हैं हम और इसके अंदर ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एंड पुश ऑन इट एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी। जैसे इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने भी फ्रेम किया है वो फिजिक्स का क्वेश्चन तो बनाए हैं, पर फिजिक्स के नज़रिए से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। राइट, क्योंकि यहाँ पे जब फोर्स का जब अमाउंट दिया होता है तो फोर्स का डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर हम फिजिक्स के तरीके से करें तो ये क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, पर क्योंकि बीपीएससी वालों ने बनाया है तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि फोर्स जो है वो ग्राउंड के पैरेलल लग रहा है, नॉट इन एनी अदर डायरेक्शन, ग्राउंड के पैरेलल लग रहा है एंड इन दैट केस दिस फोर्स इज 200 न्यूटन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। राइट, जिन एक्सेलरेशन जीरो होता है उस समय नेट फोर्स जो है वो हो जाता है जीरो। ठीक है, जब नेट फोर्स जीरो होगा इसका मतलब है कि 200 न्यूटन इस तरफ लग रहा है तो पीछे की तरफ भी 200 न्यूटन ही लग रहा होगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है सारे फोर्स का सम जीरो होना चाहिए, वेक्टर सम एक्चुअली। इसका मतलब है कि राइट साइड में अगर 200 न्यूटन लग रहा है, लेफ्ट साइड में भी 200 न्यूटन लगेगा। और क्योंकि हम इधर की तरफ इसको इसको पुश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और यही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 200 न्यूटन का होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स है कि जब आप इस तरफ 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो कॉन्टिन्यूअसली पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो इस यहाँ पे इस ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसको जीरो रखेगा एंड इन दैट केस दैट इज मार्जिनल फ्रिक्शन। अब ऐसे कोई बुक उठाओ के देखो तो उसमें मार्जिनल फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी भी मार्जिनल फ्रिक्शन किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया जाता, बट दिस इज व्हाट मार्जिनल फ्रिक्शन इज। पीछे की तरफ अगर आप देखो तो 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 200 न्यूटन, एंड इन दैट केस 200 न्यूटन इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आई होप कि अगर बीपीएससी वाले इसको देखेंगे या फिर जब अगली बार फ्रेम करेंगे क्वेश्चन तो एटलीस्ट जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको जरूर मेंशन करें। अगर इस क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली देखा जाए फिजिक्स के नजरिए से, दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। राइट, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन एक और न्यूमेरिकल है और ये बड़े बड़े सुंदर न्यूमेरिकल है। ये ऐसा कोई ऐसे लाइट न्यूमेरिकल नहीं बनाया गया है। इसको देखते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डाउन हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगेन एक हिल हम बना लेते हैं, मान लीजिए कि ये विल है, मान लीजिए कि एक हिल है और यहाँ पे एक ट्रक है जिसके अंदर दो पहिए लगे हुए हैं, ऐसा जस्ट एज्यूम कर लेते हैं। इट अचीव्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड, यानी कि 400 मीटर की दूरी, ये मान लीजिए कि 400 मीटर है दूरी, ये 20 सेकेंड में कवर करता है। तो डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं फिजिक्स में, 400 मीटर, एंड टाइम जो है वो 20 सेकेंड है। राइट, इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन्स, वेट को हम एम से लिखते हैं, 7 टन हो गया, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि ट्रक के ऊपर फोर्स जो है वो कितना लग रहा है। नाउ सी अगेन यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा गया है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन अगेन यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी की जरूरत थी कि कितना फोर्स लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे फोर्स का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। राइट, पर हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रक पे है वो फोर्स इसी ग्राउंड के पैरेलल इधर या इधर लग रहा है। राइट, हम उसी को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ देखो, जो ट्रक है वो नीचे की तरफ जब मूव करेगा, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो उसका इनिशियल स्पीड है जिसको हम यू से लिखते हैं फिजिक्स में, विच इज 0 मीटर पर सेकेंड भी मान लो, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड से वो स्टार्ट करता है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा, अदरवाइज 0 से स्टार्ट करके बिना एक्सेलरेशन के कोई भी बॉडी मूव नहीं करती है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी हैव वेरियस फॉर्मूला। एक तो होता है v इक्वल्स यू प्लस ए टी,
एक होता है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है एस इक्वल्स यू टी प्लस 1/2at स्क्वायर। अब इसमें से जो भी डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर आप देखो तो वी एंड यू वाला, ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉरी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे v पता नहीं है कि 400 मीटर चलने के बाद, 400 मीटर चलने के बाद यहाँ पे आकर के उसकी फाइनल स्पीड क्या है, वी हैव नो आइडिया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी हैव नो आइडिया। सो हम उसको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सो दिस विल बिकम एस इक्वल्स यू टी प्लस 1/2at स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। सो एस इज, एंड मेक श्योर कि सारे जो डेटा है वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए, सो अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो एस इज 400, यू जो है वो 0 है, टी है 20 सेकेंड प्लस 1/2, ए तो हमें पता नहीं है, ए यानी कि एक्सेलरेशन, एंड टाइम जो है वो 20 सेकेंड लगा है। सो 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस a/2 इंटू 400 हो जाएगा, और यहाँ पे 400 ऑलरेडी है, 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, एंड a इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि फोर्स कितना लग रहा है ट्रक के ऊपर। ना फोर्स निकालने के लिए आप सीधा F इक्वल्स एम ए करोगे, सो यहाँ से फोर्स निकल जाएगा क्योंकि मास जो है वो 7 टन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन जो है वो 2 है। सो 7 टन को जब आप ऐसा यूनिट में चेंज करोगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इन दैट केस 14,000 न्यूटन आपका आंसर होगा, राइट। अगर आपको टन का मतलब नहीं भी पता था तब भी 7 दूना 14 होता है, तो आप यहाँ से सीधा डी आंसर लगा सकते थे। पर देखो इसमें दिक्कत क्या है, अब ये जो ट्रक है जिस समय वो यहाँ पे पहुंचा होगा उस समय ट्रक पे नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसका मास लग रहा है, जिसका एक कंपोनेंट इस तरफ भी हो सकता है, एक कंपोनेंट इस तरफ भी हो सकता है, और इसी फोर्स का एक कंपोनेंट और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो टोटल कितना फोर्स लग रहा है या फिर नेट फोर्स पूछा है वो इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने इसी फॉर्मूला का यूज करके फोर्स निकालवाने की कोशिश करी है, राइट। सो जो भी इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स डज नॉट वर्क लाइक दिस, ठीक है, उसको प्रॉपरली किया जाना चाहिए और हर पूरी क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन फ्रेम किया जाना है। ये बहुत ही लेजी फ्रेमिंग है क्वेश्चन का, इतना लेजी फिजिक्स के क्वेश्चंस स्पेशली फ्रेम नहीं किए जाते। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल फ्रेमिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स, राइट, न्यूमेरिकल स्पेशली। सो आई होप कि अगर बीपीएससी तक ये बात पहुंचे तो वो लोग केयरफुल रहे नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन पावर, ये पावर के ऊपर पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, और बोला जा रहा है कि 250 यूनिट्स में कितने जूल होते हैं, राइट। सो 250 यूनिट, नाउ 1 यूनिट इज, जो एक यूनिट है दैट इज 1 किलो वाट आवर, ठीक है, इसका मतलब होता है एक यूनिट। सो इसका मतलब 250 यूनिट है, इसका मतलब 250 किलोवाट आवर है। अब यहाँ पे घंटे को सेकंड में चेंज करो, किलो को हटा दो, तो ये जो बनेगा वही आपका जूल्स होंगे। सो 250 ऑलरेडी आपके पास है, किलो को हटाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, वाट को रहने दो, एंड 60 इंटू 60 करोगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। नाउ इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल, सो दिस विल बिकम 9 इंटू 10⁸ जूल्स, एंड दिस वाज इजी क्योंकि इसको जस्ट फॉर्मूले पे फिट करना था एंड यू कुड गेट द आंसर। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। देखो साउंड की स्पीड जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, राइट, डेंसिटी जितनी कम होगी स्पीड उतनी कम होगी। सो यहाँ पे देखो वाटर, स्टील, एयर एंड हाइड्रोजन, इन सब में से स्टील की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इस केस में स्टील में साउंड की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जस्ट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, आप याद रखो, हायर द डेंसिटी मोर इज द स्पीड, राइट, लोअर द डेंसिटी लेस इज द स्पीड। देन अगेन ये एक बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, राइट। नाउ देखो अब जितने भी इन्होंने ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल भी इन्होंने प्रिपेयर किए हैं उसमें बहुत ही मतलब लाइटली सोचा है, और क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोच विचार करके नहीं इसको फ्रेम किया गया है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही लेजी फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की, और बहुत ही सोच समझ के नहीं बनाया गया है। लेट्स सी इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। पूछ रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो है
वो डिपेंड करता है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे लिया है। ठीक है, सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर आप उसको एक हाइट से, किस हाइट से देखते हो, आप ऊपर से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो, दैट विल टेल यू कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस। सो ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में वो चेंज होगा, बट इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। सीम्स ट्रू, पर हम बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड। देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नेवर वायलेटेड इन द यूनिवर्स, इट नेवर वायलेट्स। ठीक है, तो ये उस बेसिस पे ये अगेन गलत हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स वायलेट नहीं होते, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड। सो दिस इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। क्योंकि जो बॉडी सपोज यहाँ से छत से गिराई गई है ग्राउंड के ऊपर, मान लो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गिरा दिया है, सो इस केस में जो प्रिंसिपल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट की कम होती जा रही है। सो दिस सेज दिस इज इन लाइन विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी कम होगी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। इन दैट केस द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है अ पेयर ऑफ ऑक्सन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन व्हाइल प्लॉइंग द फील्ड। द फील्ड प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग। द वर्क डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड इज। सो इसमें क्या है कि फोर्स दिया हुआ है विच इज 140 न्यूटन। ठीक है, और जितनी दूरी फील्ड को प्लॉ की गई यानी खेत जोता गया है दैट इज डी इज 15 मीटर। राइट, वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा, W हमें फाइंड आउट करना है। राइट, नाउ अगेन मैं यहाँ पे फिर से सेम चीज़ हाईलाइट करूंगा जो पिछले क्वेश्चंस में करता आ रहा हूँ। दीज क्वेश्चंस आर वेरी लूजली फ्रेम्ड। ठीक है, बहुत लेजी फ्रेमिंग है ये क्वेश्चन की। यहाँ पे W जब हम निकालते हैं सो W बिकम्स F डॉट D। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, एंड इनके बीच में डायरेक्शन एंड एंगल वगैरह इन सब चीज़ों का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है तो हम किस डायरेक्शन में मानेंगे कि किस डायरेक्शन में खेत जोता गया है और कितना डिस्टेंस है। सो उस केस में हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जो बैल चल रहा है और जितनी खेत जोती गई है वो इसी लेंथ में है, यानी कि हो सकता है खेत की लेंथ ऐसे हो और बैल ऐसे चल रहा हो। सो वो नहीं दिया जा रहा है। सो 15 मीटर का जो डिस्टेंस दिया जा रहा है उस केस में हम इसको ऐसे मानेंगे कि दोनों ये ऑक्स ऐसे चल रहा है और जो लेंथ है खेत की, जो जुताई चल रही है वो इस तरीके से चल रही है। राइट, सो 140 इंटू डी जो है वो 15 मीटर हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बिकम 2100 जूल्स, जो कि सी इसका आंसर है। राइट, देन कम्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। द क्वेश्चन इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज। ना प्लेन, देखो मिरर्स जो होते हैं अगर वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव है तो वो क्या एक बड़े से स्फेयर का पार्ट होता है, लेकिन उस केस में हम इसका फोकल लेंथ कुछ तो निकालते हैं, जैसे ये रे यहाँ से आएगी पैरेलल और जहाँ से वो लौट के जाएगी दैट इज अ फोकस। पर प्लेन मिरर्स में ऐसा नहीं होता, प्लेन मिरर्स आर फ्लैट, तो उस केस में इसका जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि जो भी यहाँ से आएगी वो वापस ऐसे जाएगी, तो इन्फिनिटी पे हम मानेंगे कि वो जाके वापस ऐसे मिल जाएगी। सो इसलिए इसका जो फोकल लेंथ है दैट विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन डिनोट नहीं करता है पावर को। और देखो पावर का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, P इक्वल्स VI। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला होता है। राइट, अब इसी को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स I R होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं V और I को इसको आप लिख सकते हो V को IR इंटू आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर भी आई, ये दोनों सही है, पूछा है कौन सही नहीं है। सो इसको हम अगेन चेंज कर सकते हैं आई को वी बाई आर। तो इस केस में इसको हम अगर चेंज करें तो ये बन जाएगा वी इंटू आई की जगह पे वी बाई आर, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो कि थर्ड ऑप्शन भी सही है। सो आई आर स्क्वायर जो है वो गलत है। ठीक है, यानी कि इन सब में से बाकी ये तीनों सही है,
ये गलत है, जो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वही पूछा है, डज नॉट डिनोट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम सर्किट, इन अ टाइम सर्किट। ये थोड़ा यहाँ पे कॉमा था। सो पूछ द क्वेश्चन सेज, देखो ऐसे अगर दो अलग अलग सर्किट्स हैं और ये दोनों अगर आपस में ऐसे जुड़ जाए तो उससे क्या होता है, करंट सडनली बहुत तेज हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। सो इंक्रीजेज वेरी हाई इज द राइट आंसर। आपको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इमीडिएटली बहुत ज़्यादा होता है एंड वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? करंट कंट्रोलर, मोटर, जनरेटर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, राइट। पीएच वैल्यू निकालने के लिए ये एक रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ क्योंकि फॉर्मूला लोगों को याद नहीं रहता। ठीक है, सो पीएच निकालने का जो फॉर्मूला है वो माइनस लॉग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो है। ठीक है, तो 0.1, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 है, राइट। सो उस केस में माइनस और लॉग 0.1 का मतलब, और यहाँ पे बेस 10 होता है। ठीक है, तो जिनको लॉग का आइडिया नहीं है उनको भी दिक्कत होगी। सो बेस 10 ही रहेगा और 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। सो माइनस और इसको जब डिवीजन में होता है तो लॉग माइनस में बदल जाता है, तो ये होगा लॉग 10 1 माइनस लॉग 10 10। ठीक है, अब इसको देखो तो log 1 जो है वो 0 हो जाता है और log 10 जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके फाइनली 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर, सॉरी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका जो pH वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो? इसमें से नाइट ग्लोइंग कौन सा है? अब देखो इसमें से कुछ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे और वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, आपको जस्ट मेमोराइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कि कॉपर सल्फाइड डॉप्ड जिंक ऑक्साइड, यूरोपियम डॉप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट, एंड यही इसका आंसर है, राइट। ठीक है, तो आपको जस्ट ये याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। विच मटेरियल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म? ठीक है, इसमें इंडियम टीन ऑक्साइड को यूज करते हैं स्मार्ट फिल्म्स के लिए। विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा? कार्सिनोमा के लिए हम क्या यूज करते हैं? सो दैट इज प्लैटिनम। ये सब कुछ है, बस आपको ये याद रखना है। यू हैव टू मेमोराइज, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या यूज करते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ये है, लेवोनोरजेस्ट्रल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट? सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सो गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में हम ऑयल क्यों नहीं स्टोर करते, OIL? ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज कि जो आयरन है उसमें कोरोजन आएगा, और क्योंकि गैल्वेनाइजेशन के समय उसमें जिंक मिलाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से उसमें कोरोजन होगा और टॉक्सिसिटी आ जाएगी ऑयल में। सो ऑयल जो है वो फिट फॉर कंजम्पशन नहीं होगा, सो टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर देगा। इसकी वजह से प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, जिसकी वजह से इसको कोरोजिव कोरोजन ऑब्जर्व, हाँ, तो तीनों हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे इसमें। ऑल ऑफ द एबव सही होगा क्योंकि कोरोजन भी होगा, ऑयल की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी एंड टॉक्सिक कंपाउंड भी बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इन यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग? देखो पेट्रोल में आपने सुना होगा कि उसमें लेड मिलाया जाता है, और जहाँ पे भी लेड हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लेड मिक्सिंग से ऑयल की जो पेट्रोल है उसकी ऑक्टेन वैल्यू बढ़ जाती है और वो ज़्यादा बढ़िया बर्न करता है। ठीक है, कंबशन उसकी काफ़ी अच्छी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ PHBV? इसका राइट आंसर है सी है, पॉली 3 हाइड्रो ब्यूटारेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन अगर नहीं भी कर पाते हो सो दैट्स ओके, क्योंकि हर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, देखो हार्मोन्स जो है वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और दैट इज थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये सब बायोलॉजी का पार्ट है। एंड देन कम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो हर्पिस वायरस अक्सर इसमें लोगों को होता है, जैसे कभी आपको बुखार हो जाए या बॉडी में काफ़ी स्ट्रेस आ जाए तो आपके लिप्स के ऊपर ऐसे बनेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा पिक्चर खराब हो गया, लिप्स के ऊपर ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, फोड़ा बन जाता है, एंड दैट इज हर्पिस। अब हर्पिस में दिक्कत क्या है कि इवन इफ़ यू आर हेल्दी ये वायरस आपकी बॉडी में रहता है,
कि ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं या फिर आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, स्ट्रेस भी हो जाता है, उस समय ये फिर से आ जाएगा और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एंडोपैरासिटिज्म, यानी कि एक पैरासाइट तो है लेकिन ये बॉडी के अंदर ही रहता है, इसलिए इसमें एंडो वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सिम्बायसिस नहीं, क्योंकि ये हमारे साथ कोई हमें काम नहीं करता, हमारी किसी हेल्प के लिए नहीं है। ये एक पैरासाइट है, एक वायरस है जो बॉडी के अंदर ही रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट टू बी प्रिपेयर्ड। ये IgA है और ये सच बताऊं तो मुझे भी पता नहीं था, आई हैड टू गूगल इट। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज ऑफ, देखो जितने भी कोई भी सेल है सपोज, उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स बने होते हैं और ये सारे के सारे मेम्ब्रेन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी का स्टार्टिंग ही है। अब जब बायोलॉजी पढ़ोगे एनसीईआरटीज तो उसमें स्टार्टिंग पेज पे ही लिखा हुआ है कि सारे के सारे मेम्ब्रेन्स, ऑल मेम्ब्रेन्स जितने भी सेल्स हैं, एवरी मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। मिनिमम इतना है, उसके ऊपर चिटिन्स वगैरह भी रहते हैं, सैकराइड्स भी होते हैं, बट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर मस्ट, दे आर फंडामेंटल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेंस कोडॉन। ये जेनेटिक कोड है और अगेन अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो एग्जाम हॉल में, दैट्स ओके, क्योंकि इतने सारी चीज़ें नहीं पढ़ता है, पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो ठीक है, उसके लिए हम एक पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, राइट। देन अ स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो ख़त्म होने वाली है उसको एंडेंजर्ड कहते हैं। एक्सटिंक्ट उसको कहते हैं जो ख़त्म ही हो गया। वल्नरेबल जो है वो एंडेंजर्ड से पहले होता है, ठीक है, यानी उसकी संख्या कम हो रही है, पर एक्सटिंक्शन के कगार पे जो है, जिनका खात्मा होने वाला है, दैट इज़ एंडेंजर्ड। रेयर नहीं होगा, रेयर का मतलब यही होता है कि वो मिलता ही नहीं है और नेचर में ऑलरेडी कम है। जैसे गोल्ड रेयर है, डायमंड रेयर है, ठीक है, पर कोई चीज़ ऐसे बहुत सारा हो उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। जैसे चिड़िया हैं, जैसे उसको हम लोग गांव में चिरगुन्नी बोलते थे, वो अब नहीं मिलती गांव में, वो दिखती नहीं है। कोयल जो है वो नहीं दिखती गांव में। सो दे आर इंडेंजर्ड, क्या ना, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। देखो खरीफ क्रॉप क्या है, जितने भी धान और उसके साथ वाले जो फसल होते हैं उन सबको खरीफ क्रॉप कहा जाता है, और वीट, ग्राम, बार्ली ये सब रबी है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो शुगर कैन हो जाएगा। शुगर कैन एक्चुअली पेरेनियल क्रॉप्स है, उसको कभी भी उगा सकते हैं, उसको पानी वानी दो वो होता है, लेकिन इंडिया में उसको खरीफ क्रॉप के कैटेगरी में रखा जाता है। भी देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो जाइलम एंड फ्लोएम ये दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं एक्चुअली प्लांट्स में। सो जाइलम एंड फ्लोएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो जाइलम एंड फ्लोएम्स क्या है कि जैसे ये प्लांट है हमारे, तो प्लांट के ऊपर का जो कवर है उसका जो बाहरी हिस्सा है वो जाइलम होता है और थोड़ा जो अंदर की तरफ होता है उसको फ्लोएम कहते हैं। सो बाहर वाला जाइलम है, अंदर वाला फ्लोएम है, ठीक है ना। फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि उसमें जो मूवमेंट होगी वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ों की, वो बाई डायरेक्शनल होगी। जाइलम में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि जड़ों से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा और पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो पत्तियों तक क्या पहुंचाएगा? वाटर, मिनरल्स, ताकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो। फ्लोएम जो है वहाँ पे जो खाना बन जाएगा उसको फ्लोएम जो है वो नीचे लेके आएगा, एंड दैट्स वाई फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड नहीं, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड नहीं करता, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स करता है, राइट। सो बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इमेज है, हु वाज द फर्स्ट टू यूज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें एंगलर एंड प्लांटल, ये इसका राइट आंसर है, बस आपको याद रखना है। द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो। अब देखो आम जो है वो अगर हम खाते हैं तो बीच में उसका गुठली है, ठीक है, बाहर से उसका छिलका है और बीच में जो फ्लैश है, ठीक है, उसको हम खाते हैं। जो बीच वाला पार्ट जिसको हम खाते हैं उसको कहते हैं फ्लैश, एंड दैट इज कॉल्ड मेसोकार्प, ठीक है, मेसोकार्प उसको कहते हैं। नाउ आप इसको कैसे कर सकते थे अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं पता? मेसो का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट, बीच का पार्ट, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मेसोकार्प, आप उससे भी गेस करके कर सकते थे अगर आपको याद नहीं है तो भी, राइट। देन कम्स ओजोन डे, जो है वो 16 सितंबर को किया जाता है। अगर आपको डेट याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। सो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। देन माइकोराइजल एसोसिएशन, द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज। अब देखो पेड़ों की, पौधों की जड़ों में एक फंगस होता है। देखो पेड़ों की जो जड़ें होती है उसके अंदर एक फंगस पाया जाता है जिसको माइकोराजिया कहा जाता है। माइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में बात हो रही है और इनका काम है कि प्लांट्स इनको प्रोटेक्शन देते हैं और ये प्लांट्स को मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, सो ये इसका राइट आंसर होगा। तो प्लांट्स इनको फूड देते हैं, ठीक है,
जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा प्लांट, वो ये कंज्यूम करेंगे, प्लस प्लांट को ये मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो फूड एंड प्रोटेक्शन बोथ यहाँ पे है, लेकिन मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं है, एंड द मिनरल एब्जॉर्प्शन इज द रियल रीजन कि प्लांट्स और माइकोराजिया के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। सो दिस वाज इट। हमने बीपीएससी अभी 71st के साइंस के PYQs देखे, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस थे साइंस के, हमने उन सबको कवर किया है यहाँ पे, और उनका सोल्यूशन भी बताया है आपको। जहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया जो याद करने लायक था। उसको मैंने जस्ट बताया कि आप उसको याद कीजिए, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इन एग्जामिनेशन हॉल। द पेपर, द नेचर ऑफ पेपर इज़ चेंजिंग, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अब ऐसे क्वेश्चन और डाले जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। और अगले नेक्स्ट जो होगा 72nd जो होगा, उसमें भी और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देयर इज़ अ गुड चांस। तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप अगले एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकें, राइट। और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, जिनको आपको याद भी करना पड़ेगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, राइट। सो हम और भी दूसरे सेक्शंस का आंसर लेके आएंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।